नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात खबर डिजिटल में। आज हम लोग एक बार फिर से प्रभात खबर में आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कई लोग मार्च के महीना शुरू होने से पहले ही टैक्स के जंजाल को लेकर के चिंता में हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम में इनकम टैक्स फाइल करें या नए टैक्स रेजिम में इनकम टैक्स फाइल करें। ऐसे में हमारे साथ में अनिल मुकिम जी हैं, सीए अनिल मुकिम जी हैं और हम इनसे बात करेंगे और ये हमें समझाएंगे कि किस रिजिम में टैक्स फाइल करना हमारे लिए ज्यादा आसान है, ज्यादा फायदेमंद है, हम ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा सकते हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे सर कि नए टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या अंतर है? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम के कुछ अच्छी बातों को जिससे हमारे जो सदस्य होंगे उनको लाभ इसका मिलेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजाइम 2020 के पहले जो भी था वो आज भी चल रहा है और 2020 के बजट में न्यू टैक्स रिजाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। 2020 के बजट में न्यू टैक्स रिजाइम इंट्रोड्यूस करने का मूल कारण था कि टैक्स की जो सिस्टम है इनको सिंप्लीफाई करना और जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि बहुत सारे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस का उसमें समावेशन को हटा दिया गया। लगभग टोटल इनकम जब किसी व्यक्ति की टोटल इनकम होती है, उसमें से वो रिबेट और एग्जम्पशंस लेते हैं। ओल्ड जी टैक्स रिजाइम के अंदर में लगभग 70 डिडक्शंस और एग्जम्पशंस विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मिलते हैं और उस हिसाब से हमारे टैक्सेबल इनकम पर जो टैक्स लगती है, उसका कैलकुलेशन किया जाता है। न्यू टैक्स बिल्कुल। रिजाइम के अंतर्गत ये जी 70 लगभग 70 धाराओं का जो एग्जम्पशंस है, उसको हटा दिया गया था, लेकिन टैक्स की रेट को कम कर दिया गया था ताकि सिंप्लीफिकेशन के रास्ते पर हमारी भारत सरकार चल सके और अधिक से बिल्कुल। अधिक लोग अपने आयकर की विवरणी सरकार को जमा कर सकें। जी 2020 के बाद 21-22 के बजट में रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं आने के कारण 2023 जी में वित्त मंत्रालय ने फिर से उसका रिवाइज किया और 5 डिडक्शंस को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो जी ये मूल डिफरेंस था कि जी जब 2 बरस के बाद रिस्पॉन्स जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, उस एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आने से हाँ, हम लोगों जी ने भारत सरकार ने फिर से इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक डिज़ाइन लाया और उसके अंतर्गत ये न्यू डिज़ाइन को कुछ चेंज किया बाय इंट्रोड्यूसिंग 5 न्यू सेक्शंस जिसमें आयकर विवरणी जमा करने वाले को उसका लाभ मिल सके। ये मेन डिफरेंस जी। आपके नई रिजाइम और पुरानी रिजाइम के हैं। किस इनकम ग्रुप वाले को किस रिजिम में टैक्स जमा करना चाहिए ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा मतलब जो उनका टैक्स है वो बच सके? ये बता देना चाहता हूँ कि आप यदि एम्प्लॉई हैं और कहीं किसी संस्थान में यदि सर्विस करते हैं, तो वहाँ पर हर समय ये पूछा जाता है कि आप किस रिजाइम को अडॉप्ट करना चाहेंगे। तो उसमें जी आप कोई भी रिजाइम उनको कह दें, ओल्ड रिजाइम भी कह सकते हैं और न्यू रिजाइम भी कह सकते हैं। लेकिन जब आयकर की विवरणी जमा करने की जब ड्यू डेट आती है, जो कि जी एम्प्लॉयी के केस में 31 जुलाई होता है प्रत्येक वर्ष, तो 31 जी जुलाई के पहले हम जब रिटर्न भरते हैं, तो रिटर्न भरते समय हमें ये ऑप्शन दिया जाता है कि हम न्यू रिजाइम में जाएँगे या ओल्ड रिजाइम में जाएँगे। हमारा ऑप्शन जी यदि एम्प्लॉयर के पास में कोई भी ऑप्शन दे दूँ, उसके से मेरे कोई बाध्यता नहीं बनती है कि मेरे को रिटर्न जमा करते समय उसी रिजाइम में ही जाना होगा। एक एम्प्लॉयी अपने रिजाइम को बिफोर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न वो चेंज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम उसको नहीं आएगी, नंबर 1। जी नंबर दूसरा, यदि किसी की आयकर विवरणी के अंदर बिज़नेस इनकम है, तो वो जी ओल्ड रिजाइम से न्यू रिजाइम में पूरे लाइफ टाइम में केवल एक बार ही जा सकता है और जाने के लिए उन्हें फॉर्म 10
IE जमा करना पड़ता है अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। और यदि कोई एम्प्लॉय है जिनका सोर्स ऑफ इनकम अदर देन बिजनेस इनकम है, तो वो प्रत्येक वर्ष अपनी रिजाइम को चेंज कर सकता है। कभी कभी भी वो चेंज कर सकता है, उसको कोई बाध्यता चेंज करने की नहीं है। यदि यदि कोई रिजाइन को अडॉप्ट नहीं करता है ड्यू डेट के पहले, तो ड्यू डेट क्रॉस करने के बाद कंपलसरी न्यू रिजाइम एक्टिव हो जाएगी और फिर वो रिटर्न अपनी ओल्ड रिजाइम में नहीं भर पाएगा। यानी सरकार चाहती है कि आपका रिटर्न, यदि आप अपने ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं, तो ड्यू डेट के पहले आप रिटर्न जमा कर लीजिए। हमको कौन से रिजाइम में टैक्स की बेनिफिट होगी? 2 कंडीशंस। जी। एक कंडीशन है कि आपका इनकम का स्लैब क्या है, आप इनकम किस ग्रुप में आते हैं, आप 5 लाख में आते हैं, आप 10 लाख में आते हैं, 20 लाख में आते हैं, आप 50 लाख में आते हैं, कितने किस स्लैब में आते हैं। दूसरी चीज है कि आप डिडक्शंस और एग्जम्पशंस को अवेल करने के लिए क्या आप अपने इनकम से कुछ इन्वेस्टमेंट भी करते हैं क्या? जैसे मान लिया, आप कॉमन सेंस में लोग बोलते हैं कि 80C या चैप्टर 6A हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स रूल्स के अंदर में। चैप्टर 6A के अंदर में जो भी डिडक्शंस मिलती है वो इन्वेस्टमेंट करने से मिलती है। या तो LIC में आप करें, PPF में करें, NSE में करें, और भी विभिन्न इन्वेस्टमेंट है जिसमें करने से आपको 80C मिलती है, 80JJA मिलते हैं। बहुत सारे 70 सेक्शंस हैं जिसके अंतर्गत आपको डिडक्शंस मिलती है। और यदि आप डिडक्शंस अवेल करने की कैपेसिटी सपोज नहीं है हम लोगों की, तो हमको न्यू रिजाइम विल बी द बेस्ट रिजाइम, बिकॉज न्यू रिजाइम के अंदर में 2020 में जब इन लोगों ने लाया था, उस समय चैप्टर 6A को हटा का डिडक्शंस की अवेलेबिलिटी नहीं दी थी, स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी नहीं दिया था। लेकिन 2023 में जब ये लोग देखे कि बहुत अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं, तब 4-5 सेक्शंस में इन लोगों ने चेंजेज किया। उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शंस को 50,000 रुपया का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिया, और भी 2-3 सेक्शंस में, जैसे आप बोल सकते हैं कि फैमिली पेंशन्स में, या फिर जो 39% सरचार्ज था उसको घटा के 25% कर दिया। ये 2-3 चीजें इन लोगों ने चेंज कर दी, और इन लोगों ने बाय डिफॉल्ट रिजाइम 23 का नाम दिया कि आप उस रिजाइम को चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको कोई फॉर्म नहीं भरना है। बिजनेस में यदि होगा, यदि बिजनेस इनकम होगा, तब 10IE भरना पड़ेगा अंडर सेक्शन 115 BAC। तो सर, इसमें कम इनकम वालों को कौन से में रिजिम में पैसा इनकम टैक्स सबमिट करना चाहिए, और हाई इनकम वाले को किस रिजिम में इनकम टैक्स सबमिट करना चाहिए? 2023 बजट के पहले स्टैंडर्ड डिडक्शंस को अलाउ नहीं किया था। तब केवल 7 लाख रुपए तक इनकम यदि कोई भी करता है, तो उसके जो भी टैक्स आते हैं 7 लाख रुपया पर, वो सेक्शन 87A इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत 12,500 ओल्ड रिजाइम में और 25,000 रुपया न्यू रिजाइम में 87A के अंतर्गत इन्होंने दिया। और उससे क्या 7 लाख रुपया मेरा एग्जम्पशन हो गया। और जब 2023 के बजट में इन्होंने 7 लाख को बढ़ा के 7.5 लाख किया, उस समय स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 इन्होंने बढ़ा दिया। यानी छोटे 7.5 लाख रुपए तक की जिसकी टोटल इनकम है, उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। कि यदि वो ओल्ड रिजिम में जाते हैं तो भी नहीं लगेगा, न्यू रिजिम में जाते हैं तो भी नहीं लगेगा। अब बात ये आती है कि 7.5 लाख से अधिक जो इनकम हमारी है, और हम अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं LIC में, PPF में, जिसमें हाउसिंग लोन के लिए हम इंटरेस्ट पे करते हैं, उसमें 2 लाख रुपया का रिबेट मिलता है। यानी 3.5 से 4 लाख रुपया यदि रिबेट लेने की हमारी कैपेसिटी है और हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लगभग 10 लाख रुपया तक हमको लगता है कि आप नई रिजाइम में भी जाएंगे
तो आपको टैक्स लगभग ओल्ड रिजाइम के बराबर ही आएगा। यदि आप 10 लाख के ऊपर जाते हैं, तो न्यू रिजाइम ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि न्यू रिजाइम के अंदर में जो टैक्स की रेट है, उन्होंने कम कर दी और टैक्स की स्लैब को 2.5 लाख से 3 लाख रुपया कर दिया। टैक्स की जो स्लैब है 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20%। इस तरह जो स्लैब कर दिया, तो हायर इनकम ग्रुप के लोग यदि न्यू रिजिम में भी जाते हैं, तो उसे हम कंपैरिजन यदि ओल्ड टैक्स के अमाउंट से करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए मैं एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि अपने एम्प्लॉयर को आप कोई भी ऑप्शन दे दीजिए, उसके लिए आपको कभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और अपना मन बना लीजिए कि इन्वेस्टमेंट करें। जो एटीसी, मेडिक्लेम और यदि आप हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट पे करते हैं, तो आपको करीब 4 लाख रुपए का एग्जम्पशन मिलता है और आप यदि एग्जम्पशन लेते हैं, तो आपकी फ्यूचर सेफ्टी भी उसमें होती है, क्योंकि इन्फ्लेशन की दुनिया है। सामान का दाम बढ़ेगा, पैसे का दाम घटेगा, तो उसी अनुसार यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो गवर्नमेंट पुराने ज़माने में जब आयकर के नियम बनाती थी, तो ये सोच उनका था कि आयकर के माध्यम से लोग अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस इन्वेस्टमेंट से उनके फ्यूचर की सेफ्टी भी होगी, क्योंकि वो मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट होगा। इसीलिए मैं सभी से ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप एम्प्लॉयर को कोई भी स्कीम बता दीजिए, ओल्ड या न्यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी रिटर्न ड्यू डेट से पहले कंपैरिजन कर लीजिए। दोनों ऑप्शन हमारे वहाँ पर दिखाई देते हैं। जिस ऑप्शन में मेरा टैक्स कम लगता है, वो ऑप्शन हम लोगों को अवेल करना चाहिए। सर, एक पर्सनल किसी को अपना इनकम टैक्स फाइल करना है, उसके लिए टैक्स फाइलिंग में सबसे आसान कौन सा है? ओल्ड रिजिम टैक्स फाइल करना आसान है या न्यू रिजिम में टैक्स फाइल करना आसान है? दोनों ही रिजिम में टैक्स रिटर्न जमा करना आसान है। जब आप रिटर्न विवरणी को खोलते हैं, तो वहाँ ऑप्शन आती है कि आप न्यू रिजिम में जाएँगे या ओल्ड रिजिम में जाएँगे। जब आप ओल्ड रिजिम में वहाँ ऑप्शन ले लेते हैं, अपनी सारी डाटा उसमें भर देते हैं, तो आपका कितना टैक्स पेबल है, कितना टैक्स आपको देना है, वो उसमें दिखाता है। फिर आप उसको चेंज करके न्यू रिजिम में आ जाइए। न्यू रिजिम में नीचे में देखिए कि हमारा टैक्स पेबल कितना आता है और दोनों को आप कंपेयर करके जो आपका टैक्स की लायबिलिटी जिसमें कम आती है, उस स्कीम को आप अवेल कीजिए, क्योंकि इस पर कोई बाध्यता नहीं है। ये बाध्यता केवल उसी एसएससी के लिए है, जिस एसएससी के पास सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस है या प्रोफेशन है। सर, कई माता-पिता ने अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन ले रखा है, तो क्या वो जो एजुकेशन लोन की ईएमआई देते हैं, उसमें क्या उन्हें टैक्स बेनिफिट मिल सकता है? जी, ओल्ड रिजाइन के अंदर आप सेक्शन 80E के अंतर्गत इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन का प्रावधान है। उसमें आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतना वक्त दिया। ऐसे ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ प्रभातखबर.com पर। नमस्कार। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।